सोने में लिपटा और शान से भरा बहुप्रतीक्षित फेरो रोशे अपने भीतर खाद्य उद्योग के सबसे अधिक संरक्षित रहस्यों में से एक को समेटे हुए है। इस रेसिपी की शुरुआत 1 सदी से भी अधिक समय पहले हुई थी और यह 4 पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास रही है, और यह सब एक इतालवी व्यक्ति की बदौलत संभव हुआ जिसने अपने पिता की स्थानीय बेकरी को एक बहु-अरब डॉलर की कंपनी और इतिहास के सबसे विशिष्ट चॉकलेट ब्रांड्स में से एक में बदल दिया। यह है मिशेल फेरो की कहानी। मिशेल फेरो का जन्म 1979 में पिएमोंट, उत्तर पश्चिम इटली में हुआ था। यह क्षेत्र स्विट्जरलैंड की सीमा के लिए जाना जाता है, जहां आल्प्स पर्वत एक सिनेमाई पृष्ठभूमि बनाते हैं। मिशेल ने पिएमोंट के दक्षिणी हिस्से में ट्यूरिन और जेनोआ के बीच स्थित छोटे से शहर अल्बा में अपना बचपन बिताया। यह क्षेत्र देश के सबसे प्रतिष्ठित अंगूर के बागों, समृद्ध रोमन इतिहास और 12वीं सदी तक के वास्तुशिल्प स्थलों का घर है। इसी शहर में मिशेल के पिता पिएत्रो ने एक साधारण बेकरी की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। पिएत्रो ने पेस्ट्री शेफ के रूप में प्रशिक्षण लिया था और वे कोको और हेज़लनट्स के सही संतुलन को खोजने के जुनून में लग गए थे, जिन्हें स्थानीय रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इस खोज ने पिएत्रो को जियांडुजा का अपना संस्करण बनाने के लिए प्रेरित किया, जो एक गाढ़ा, गहरा चॉकलेटी पेस्ट था जिसे इसी क्षेत्र में बनाया गया था और जिसने पिएमोंट को चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध बना दिया। हालांकि पिएत्रो की रेसिपी के साथ, जिसे उन्होंने पास्ता जियांडुजा के नाम से बेचा, यह मलाईदार स्प्रेड एक क्षेत्रीय स्वादिष्टता से देश भर में बिकने वाली चीज बन गई। पास्ता जियांडुजा बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया। इसे एल्यूमिनियम फॉइल में छोटे छोटे लोव्स के रूप में पैक किया जाता था, जिन्हें चाकू से काटना पड़ता था। 1946 में अपने भाई जियोवानी के साथ मिलकर पिएत्रो ने फेर्रेरो कंपनी की स्थापना की, ताकि अपने पेस्ट्री शॉप और छोटे चॉकलेटियर के व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी में बदल सकें। अजीब बात है कि पिएत्रो का सबसे अच्छा व्यावसायिक निर्णय उनकी दुकान में नहीं था। यह तब हुआ जब उनकी पत्नी पिएत्रा ने 1925 में उनके इकलौते बेटे मिकेले को जन्म दिया। मिकेले अल्बा में बड़े हुए, जो उस समय एक छोटा सा ग्रामीण शहर था जहां बहुत कम गतिविधि होती थी। जब तक उनका करियर समाप्त हुआ, मिकेले ने इस शहर को न केवल एक क्षेत्रीय गंतव्य बना दिया था, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के इंजन रूम में भी बदल दिया था। मिकेले ने अपने पिता के करीब रहकर व्यापार सीखा, लेकिन एक त्रासदी ने उन्हें झकझोर दिया जब उनके पिता की कम उम्र, केवल 51 वर्ष में मृत्यु हो गई, जिससे व्यवसाय उनके भाई जियोवानी और मिकेले के हाथों में आ गया। इसके कम से कम 1 दशक बाद जियोवानी की भी मृत्यु हो गई, जिससे मिकेले का दिल टूट गया और वह एक बढ़ते हुए व्यवसाय के प्रभारी बन गए। मिकेले के पिता के उत्पाद अनोखे थे और जो सामग्री वे अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे, वह मुख्य रूप से आवश्यकता के कारण थी। हेज़लनट्स ने चॉकलेट का सस्ता विकल्प प्रदान किया, जिसे आयात करना मुश्किल था, खासकर युद्ध के समय जब बाकी यूरोप ने इटली से संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन पिएत्रो की सूझबूझ ने उन्हें एक कंपनी स्थापित करने, एक कार्यशाला खोलने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री खरीदने के लिए प्रेरित किया। पिएत्रो फेर्रेरो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनकी पास्ता जियांडुजा उनके बेटे के कंपनी संभालने के बाद फिर से कैसे बदल जाएगी। मिकेले ने अपनी नेतृत्व की शुरुआत एक साहसिक कदम के साथ की। चॉकलेट बार या भरावन के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय उनका जीनियस कदम था एक चॉकलेट स्प्रेड, सुपर क्रेमा बनाना, जिसे 1939 में लॉन्च किया गया, यानी मिकेले के बागडोर संभालने के 2 साल बाद, और यह तुरंत हिट हो गया। यह स्प्रेड औसत इतालवी के लिए किफायती था। इसने चॉकलेट को एक लग्जरी उत्पाद से रोजमर्रा की चीज बना दिया। सुपर क्रेमा को एक जार में रखा जाता था, जो ब्रेड पर इस्तेमाल होने वाले अन्य स्प्रेड्स के साथ शेल्फ पर रखा जाता था, और तुरंत ही मिकेले ने खुद को एक दूरदर्शी साबित कर दिया। उन्होंने कंपनी के रंगों में रंगी एक ट्रक को इटली भर में घुमाया और बच्चों को चॉकलेट बांटी। मिकेले ने वह समझ लिया था जो उस समय उनके बहुत कम प्रतिस्पर्धी समझ पाए थे, कि विज्ञापन और मार्केटिंग से मांग पैदा की जा सकती है। मिकेले के नेतृत्व के 1 दशक के भीतर फेर्रो ने 3 नई फैक्ट्रियां खोलीं, जिनमें से 2 इटली के बाहर थीं।
उनकी सफलता की कुंजी जर्मन बाजार में प्रवेश करना था, जहां उन्होंने पुराने मिसाइल कारखानों को कैंडी निर्माण इकाइयों में बदल दिया। मिकेले ने युद्ध के बाद की बुनियादी ढांचे और उस दौरान विकसित हुई मिठाई बार्स की बढ़ती मांग का लाभ उठाया, जब राशन के रूप में इन्हें बांटा जाता था। 1964 में मिकेले ने एक और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने सुपरक्रेमा का नाम बदलकर न्यूटेला कर दिया, जिसमें अंग्रेजी शब्द नट और एक इतालवी लघु रूप जोड़ा गया, जैसा कि अन्य खाद्य पदार्थों जैसे मोज़रेला, पोर्टाबेला और सिट्रोनेला में होता है। लेकिन यह केवल एक साधारण रीब्रांडिंग नहीं थी। मिकेले ने अपने पिता की वह जुनून विरासत में पाई थी, जिसमें सही सामग्री का संतुलन खोजने की लगन थी, और जब उन्होंने यह संतुलन पा लिया तो न्यूटेला को सुपर क्रेमा से अलग एक नई रेसिपी के साथ लॉन्च किया गया, जो आज तक एक गुप्त रहस्य बनी हुई है। यह इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है कि फैक्ट्रियों में मीडिया टूर की अनुमति नहीं है, और कहा जाता है कि मूल रेसिपी को एक बार अरबी में अनुवादित कर मिस्र के एक तिजोरी में बंद कर दिया गया था। यह एक ऐसा उत्पाद था जिसे सभी उपभोक्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया, और यह जल्दी ही यूरोपीय बच्चों का पसंदीदा बन गया। और मिकेले की यह मास्टर स्ट्रोक, नाम को वैश्विक आकर्षण देना, ने नए बाजारों के द्वार खोल दिए। 1983 में उन्होंने इस उत्पाद को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया, जिससे यह एक वैश्विक सनसनी बन गया। मिकेले ने न्यूटेला की सफलता देखी, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी करने का कोई इरादा नहीं था। 1968 में उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाया जिसे विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रचारित किया गया, और इसका नाम रखा किंडर, जिसका अर्थ जर्मन में बच्चे होता है। मिकेले पहले ही उत्पादन को जर्मनी तक बढ़ा चुके थे, और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे वहां के बाजार की पसंद को आकर्षित कर सकते हैं। वह सही साबित हुए। किंडर न्यूटेला या फेरो रोशे की तुलना में एक अधिक पारंपरिक मिठाई थी, लेकिन दूध चॉकलेट, चीनी, दूध पाउडर और कोको का विशेष संयोजन इसे बाकी सबसे एक कदम आगे ले गया। इस ब्रांड ने कई तरह के उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें किंडर सरप्राइज अंडे के आकार की चॉकलेट जिसमें एक छोटा खिलौना छिपा होता है, किंडर बुएनो वेफर स्टिक्स, किंडर मैक्सी किंग आइसक्रीम और दर्जनों अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसका मुख्य लक्षित समूह आज भी बच्चे ही हैं। मिशेल की प्रतिभा उनके विपणन मार्केटिंग में थी। वह कंपनी की छवि को एकदम साफ सुथरा और लग्जरी बनाए रखने में सक्षम थे। साथ ही उन्होंने अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग उत्पाद लॉन्च किए, और हर एक को उसकी अपनी ब्रांडिंग के साथ विभाजित किया। और अपने पिता का व्यवसाय संभालने के 3 दशक बाद वह अपनी उत्कृष्ट कृति पेश करने के लिए तैयार थे। 1969 में मिशेल ने दुनिया को एक ऐसी चॉकलेट से परिचित कराया जो आज दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली चॉकलेट्स में से एक बन गई है। इसकी शुरुआत अर्ध धार्मिक थी। मिशेल ने रोशे नाम उस गुफा से लिया जहां एक संत ने कभी वर्जिन मैरी के दर्शन होने की बात कही थी। मिशेल फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में स्थित लूर्देस के रोशे दे मासाबियल की तीर्थ यात्रा पर गए। वह इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी नई चॉकलेट का नाम फेरेरो रोशे रख दिया और अपने जीवन भर लूर्देस जाते रहे। इस चॉकलेट के पीछे छिपा गहरा अर्थ उसकी अद्भुत संरचना से मेल खाता है। फेरेरो रोशे 3 परतों से बना होता है। एक पूरी कुरकुरी हेज़लनट जिसे न्यूटेला में डुबोया जाता है और फिर वेफर शेल में लपेटा जाता है। ऊपर से चॉकलेट और भुनी हुई हेज़लनट के टुकड़ों से सजाया जाता है। लेकिन यह कैंडी अपने चौथे स्तर के लिए भी प्रसिद्ध हो गई है। इसकी पैकेजिंग, हर टुकड़े को सुनहरे फॉइल में लपेटा जाता है, एक पेपर कप में चिपकाया जाता है और उस पर ब्रांड का नाम मुद्रित होता है। यह सौंदर्य इसे एक छद्म उच्च स्तरीय उत्पाद बना देता है, जिसे धन और विलासिता से ढीले तौर पर जोड़ा जाता है। पैकेजिंग इतनी विशिष्ट हो गई है कि प्लास्टिक बॉक्स या डिस्प्ले हमेशा जितना संभव हो सके उतना पारदर्शी बनाए जाते हैं ताकि सुनहरे रैपिंग को उभारा जा सके। ये अब जश्न का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। फेरेरो रोशे की आधे से अधिक बिक्री साल के आखिरी 3 महीनों में होती है, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान, और अब इसमें कई अलग अलग फ्लेवर भी उपलब्ध हैं। मिशेल ने बिक्री और उत्पादन दोनों को आक्रामक रूप से वैश्विक बनाना जारी रखा, जिससे फेरेरो के उत्पाद दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल गए। उन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति को विविध बनाया और 5 महाद्वीपों में 8 फैक्ट्रियां, साथ ही बिक्री कार्यालय भी स्थापित किए।
मिशेल फेर्रो ने अपने पिता की चॉकलेट कंपनी को पूरी दुनिया में सफल बनाया, कंपनी की छवि की कड़ी सुरक्षा करके। उन्होंने यह काम कंपनी को अलग अलग ब्रांड्स में विभाजित करके किया। फेरो रोशे विलासिता और समृद्धि का प्रतीक उत्पाद था। किंडर को बच्चों के लिए प्रचारित किया गया और न्यूटेला को एक सर्वसुलभ सामान्य उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। कंपनी ने हमेशा राजनीतिक रूप से तटस्थ रुख अपनाया है और शायद ही कभी प्रायोजन सौदे करती है। मिशेल का अपने मूल से जुड़ाव भी कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों को लाने के लिए बस लाइनों के विस्तार को वित्त पोषित किया और कई सामाजिक कार्यक्रमों को भी समर्थन दिया। स्थानीय श्रमिकों की ऐसी आबादी बनाए रखना जो समुदाय में उतनी ही गहराई से जुड़ी हो जितना खुद मिशेल। यही कारण है कि फेर्रो फैक्ट्री में कभी हड़ताल नहीं हुई। और फेरेरो रोशर लॉन्च करने के कुछ ही साल बाद उन्होंने अपने गृहनगर अल्बा में फेरेरो फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें एक किंडरगार्टन, एक स्कूल, एक बार, कार्यशालाएं, फिटनेस रूम और यहां तक कि चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। यह इमारत उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने कंपनी के साथ 25 साल से अधिक समय बिताया है। फेरेरो कंपनी आज भी परिवार के ही नियंत्रण में है। मिशेल के निधन के बाद उनके बेटों जियोवानी और पिएत्रो, जो उनके पिता और चाचा के नाम पर हैं, ने कंपनी की बागडोर संभाली। 2019 में फेरेरो ग्रुप की वार्षिक आय 11 अरब डॉलर से अधिक थी और 2018 में उसने अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी नेस्ले से 2.8 अरब डॉलर के व्यवसाय खरीदे ताकि वह वैश्विक खाद्य बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। फेरेरो दुनिया में हेज़लनट्स का सबसे बड़ा खरीदार है। अपने प्रमुख उत्पादों के मुख्य घटक के रूप में फेरेरो पूरी दुनिया में उत्पादित हेज़लनट्स का लगभग 25% उपभोग करता है। मिशेल फेरेरो का स्थायी प्रभाव उनके गृहनगर अल्बा में सबसे अधिक महसूस किया जाता है, जो कभी एक कृषि प्रधान सांस्कृतिक समुदाय था। अब आबादी का 5वां हिस्सा फेरेरो में कार्यरत है, जबकि इस वैश्विक साम्राज्य का मुख्यालय पास के ट्यूरिन में स्थित है। जब मिशेल फेरेरो का 2015 में निधन हुआ, तब वे लगभग 25 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इटली के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स मैगजीन में उनके शोक संदेश ने उनकी संपत्ति का श्रेय केवल चॉकलेट्स को दिया और अल्बा में उनकी एक प्रतिमा है जो उन्हें चॉकलेट के राजा के रूप में स्थापित करती है।